नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपके लेके आया हूँ यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन पेपर, जिसमें से आज हम आपके सामने बात करेंगे और आपसे बात करेंगे दोस्तों समावेशी शिक्षा की। किसकी बात करेंगे? समावेशी शिक्षा की। और दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको समावेशी शिक्षा संबंधित सभी समिति और उसके साथ साथ समावेशी शिक्षा क्या होती है उसके बारे में हम अब आपको बताएंगे। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि बिना बोझ के शिक्षा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी और किस रिपोर्ट में यह सम्मिलित था और वह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, और ये वीडियो आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर लेके आता है हर बार, और यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसके संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो समावेशी शिक्षा में दोस्तों देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है, समावेशी मतलब जिसमें सभी लोग क्या है, सभी समाहित हो, क्या हो, सभी समाहित हो। अर्थात इसमें क्या है कि हम और आप चाह कर भी किसी को इसमें से दूर नहीं कर सकते। अब समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक के आधार पर उनमें विभेद नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर सकते कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई बच्चा या कोई छात्र विकलांग है तो उसे हम अपने स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते हैं, ये कोई स्कूल नहीं कह सकता है। समावेशी शिक्षा मतलब सभी के लिए समान शिक्षा, यह हो जाएगा आपका सभी के लिए समान शिक्षा। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य वैसे शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने का समान अवसर प्राप्त होता है। बिना किसी भेदभाव के, यहाँ देखिए क्या है, साफ साफ भेदभाव नहीं होता, और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है इसमें भेदभाव दर्शाता है तो दोस्तों वह समावेशी शिक्षा नहीं हो सकता है। और अभी तक आप हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहें और आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और अन्य शिक्षा संबंधित परीक्षाओं से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। क्यों विकास करेगी समावेशी शिक्षा? क्योंकि उसके लिए क्या है, समान अवसर जब सबको प्राप्त होंगे तो वह अपने लिए उच्च और उसकी जो उचित उम्मीद है उसको क्या करेगा, विकसित कर ले जाएगा। हमारा संविधान जाति, धर्म, वर्ग, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को निषेध करता है। अर्थात वो किसी भी प्रकार का भेदभाव क्या होगा, नहीं मानता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, आय के आधार पे हो और लैंगिक आधार पे हो, तो हम उसे यहाँ क्या करते हैं, सबको इसको निषेध मानते हैं। अर्थात इसके आधार पर हम किसी को समान शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकते। अर्थात समावेशी शिक्षा समाज की एक स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। अब यहाँ देखिए आगे क्या है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। अर्थात समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे वो वंचित वर्ग ना हो, दोनों को एक साथ लेकर एक धारा में जोड़ने का समर्थन करती है। फिर आगे है दोस्तों शारीरिक विकलांगता, जैसे सुनाई नहीं देना, चलने में कठिनाई, मानसिक विकलांगता आदि से बच्चे कमजोर हो सकते हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में जो ऐसे विद्यार्थी जिनमें चलने में कठिनाई है, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो सुनाई नहीं देने वाले के लिए एक अलग तरह का स्कूल खोला गया है। लेकिन हम अगर वो बच्चा किसी एक सामान्य स्कूल में आने की बात करता है तो उसे आप मना नहीं कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों की छिपी हुई योग्यता को उभारा जाता है। सभी प्रकार से कमजोर या पिछड़े बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उचित ध्यान दिया जाए ताकि वह देश की मुख्य धारा में आकर वे भी अपने योग्यताओं का विकास कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों है कि निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया गया। शिक्षा को किसमें डाल दिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार में। इसके पहले यह क्या था? मौलिक अधिकार नहीं था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के से प्रोत्साहित किया गया है। निर्धनता की समस्या को देखते हुए स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम, जिसे हम लोग कहते हैं मिड डे मील कहते हैं,
वो चालू लागू कर दिया गया है और मैक्सिमम स्कूलों में यह अपनाया जाता है। सांख्यिकीय मॉडल के अनुसार सामान्य बालकों तथा अन्य बालकों में अंतर पाया जाता है। मौखिक संचार मॉडल संप्रेषण करने में सहायता करता है। चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल में शारीरिक रूप से अक्षम बालक भाग ले सकते हैं। सांस्कृतिक मॉडल में अल्पसंख्यक तथा वंचित वर्ग के बालक आते हैं। सांस्कृतिक मॉडल में कौन सा है दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्ग और साथ में वंचित वर्ग के बालक को लाया जाता है। मनोसामाजिक मॉडल में संवेगात्मक रूप से परेशान बालक आते हैं। मनोसामाजिक मतलब क्या होता है? जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे बच्चों को किस में लाते हैं? संवेगात्मक रूप से परेशान बालक आते हैं। शिक्षा नीति 2006 के अनुसार समावेशी शिक्षा के लिए भारतीय संविधान खंड 3 तथा 4 में शिक्षा संबंधी कई प्रावधान किए गए हैं तथा केंद्र और राज्यों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को भी विभाजित किया गया है। उसके बाद दोस्तों है संविधान के अनुच्छेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि संविधान के अनुच्छेद 21A, कौन सा? 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक इच्छित अधिकार माना जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 भी शिक्षा के अधिकार के बारे में ही संकेत करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा तथा अन्य विशेष अधिकारों से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे उनका समुचित विकास हो सके। अर्थात चाहे वो बालक अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, इनको हम भी क्या करेंगे? समान शिक्षा प्रदान करेंगे और समान शिक्षा प्रदान करने से ये जो वंचित समुदाय के लोग होते हैं, इनका उत्थान हो सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी समाज का उत्थान उस समाज के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही होता है। यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था। और दोस्तों हमने आपसे क्वेश्चन शुरू में पूछा था कि शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट किस समिति के द्वारा दी गई थी और कब दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति के द्वारा दी गई है और सन 1993 में प्रस्तुत की गई थी। कोठारी आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा होती है उसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। कब घोषित गई दोस्तों? 1968 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। यह नीति पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। दोस्तों यहाँ तक हमने आपको अभी बताया कि समावेशी शिक्षा में कौन कौन से मुख्य बातें हैं। समावेशी शिक्षा की मुख्य बातों के बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसी संबंधित कुछ प्रश्न करने के लिए, और जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने से पहले यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और पहला क्वेश्चन इसके साथ दोस्तों की सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना है। अगर देखिए सामान्य बालक भी उसी स्कूल में है और विशिष्ट क्षमता वाला बालक भी उसी स्कूल में है, तो दोनों के लिए एक साथ हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो समावेशी शिक्षा का कार्य करता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ विशिष्ट क्षमता मतलब हो जाएगा आप दिव्यांग, इन बालकों को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? दिव्यांग भी कह सकते हैं। अब ये जो विशिष्ट क्षमता है, विशिष्ट क्षमता पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वाली क्षमता को जब सामान्य बालक साथ पढ़ाएंगे तो ये हमारे समावेशी शिक्षा के बारे में बताएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा कि श्रवण अक्षमता प्रदर्शित करने वाले छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। श्रवण अक्षमता मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको हम लोग बहरे या जिन्हें डेफ कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको सुनाई नहीं देता है उन्हें हम लोग श्रवण अक्षमता वाले व्यक्ति कहते हैं या श्रवण अक्षमता वाला बालक कहते हैं। जिनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किस भाषा में? ब्रेल लिपि से, सांकेतिक भाषा में, लाउड स्पीकर द्वारा और मातृभाषा में। दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक भाषा में। देखिए सांकेतिक भाषा में इसलिए दिया जाता है इनको क्योंकि इनको ये साफ साफ देख क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये देख सकते हैं, केवल सुन नहीं सकते इसलिए हम संकेतक द्वारा इन्हें दिखा सकते हैं। लेकिन केवल अगर जब ब्रेल लिपि के उपयोग करेंगे तो ब्रेल लिपि से उपयोग हम लोग दोस्तों करते हैं उन लोगों के लिए जो नेत्रहीन होते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग किसमें करते हैं दोस्तों? जो लोग नेत्रहीन होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का उपयोग जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए करते हैं। और लाउड स्पीकर सभी के लिए हो जाता है, मातृभाषा में भी सभी के लिए हो जाता है दोस्तों।
आपको यहाँ चीज और बता दें कि जो ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था, यह आविष्कार सन 1921 में हुआ था। किस में हुआ दोस्तों? 1921 में। और फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। किसने? फ्रांस का एक लेखक थे, फ्रांसीसी लेखक थे लुई ब्रेल, लुइस ब्रेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि समझना, मौलिकता, व्याख्यान, सृजनात्मकता आदि किसके गुण हैं? तो दोस्तों ये गुण मंद बुद्धि के बालक के नहीं हो सकते हैं, अधिगम निर्योग बालक के भी नहीं होंगे, अर्थात जो अधिगम नहीं कर पा रहा हो, सामान्य बालक के भी नहीं होंगे, क्योंकि सामान्य बालक मौलिकता और सृजनात्मकता पर नहीं पहुंच पाता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों के गुण होते हैं जिसमें समझना, मौलिकता, व्याख्यान और सृजनात्मकता सभी कुछ आता है। देखिए दोस्तों प्रतिभाशाली के जो गुण होते हैं उसको क्रो एंड क्रो के अनुसार, प्रतिभाशाली बालकों के जो गुण थे क्रो एंड क्रो ने बताया, क्रो एंड क्रो ने, उन्होंने ये कहा कि प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलाभ अर्थात IQ कितना होगा? 130 से अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों? 130 से अधिक होता है। और दूसरे ऐसे बालक होंगे, ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक को श्रेणी में आते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे कला हो, नृत्य हो, संगीत, खेल आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये हो गए किनके अनुसार? ये हो गया आपका दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार। वहीं पर टर्मन ने ये बताया, किस वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ टर्मन की। तो टर्मन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रतिभावान बालक शारीरिक शैक्षिक प्रतिभावान बालक शारीरिक, शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धित्व में वरिष्ठ होते हैं। उपलब्धि तथा बुद्धि में अर्थात जो उनका बुद्धि का उपयोग होता है, बुद्धि में क्या होंगे दोस्तों? ये वरिष्ठ होते हैं। वरिष्ठ मतलब ये थोड़ा सा बड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे का ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्य अक्षमता से संबंधित है। वाक्य अक्षमता अर्थात बोलने की अक्षमता से कौन है दोस्तों? यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्फेजिया। देखिए जो डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है दोस्तों? पढ़ने लिखने संबंधी गतिक दोष होता है। अर्थात ये बालक क्या होता है? पढ़ना और लिखना ये दोनों में इसको क्या होगा? संबंध, इसको दिक्कत होगी और इसमें गति संबंध होता है पढ़ने लिखने में दूसरों में। तो कुछ उसके बाद डिस्ग्राफिया जो होता है दोस्तों, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधित दोष होता है, इसमें लिखावट से संबंधित दोष होता है। जबकि डिस्कैलकुलिया में मैथमेटिक्स अर्थात गणित, डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधित गुणा भाग करने में दोष होता है। और डिस्फेजिया में दोस्तों ये बोलने संबंधित दोष होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है? श्रवण बाधित, वाक बाधित, अस्थि बाधित और पठन बाधित। तो पठन बाधित में देखते हैं यहाँ बात करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पठन बाधित व्यक्ति क्या है? शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है। अब पढ़ने में जो बाधा आ रही है उसके हो सकता है मानसिक रूप से हो, या हो सकता है उसका मन ना लग रहा हो उस छात्र का, लेकिन यहाँ पे शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा? पठन बाधित नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पठन बाधित शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत श्रवण बाधित, वाक बाधित, अस्थि बाधित व दृष्टि बाधित लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन पे चलेंगे। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, समावेशी कक्षा मतलब जहां सभी को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, तो वह कक्षा है जहां पे अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमन अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की आवश्यकता होती है। तो एक समावेशी कक्षा वह है दोस्तों जहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। यह हो जाएगा एक समावेशी कक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें
समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें व्यवस्था बच्चे परिवेश परिवार बच्चे परिवेश और बच्चे व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यवस्था और बच्चे के अनुसार हमें बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र एवं दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, अर्थात दोनों समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्यवस्था आपका राइट आंसर यहाँ का हो जाएगा व्यवस्था और बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों की समावेशी शिक्षा है हाशिए पर स्थित वर्गों से संबंध शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है यदि हम समावेशी शिक्षा किसी भी स्कूल में प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों, बचत समूहों, यहाँ बचत नहीं यहाँ वंचित समूह है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और अपमार्जक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समावेशी शिक्षा। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक और पृथक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा के लिए हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको समावेशी शिक्षा से संबंधित कुल 10 प्रश्न कराए हैं और साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रदान किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी रात्रि शुभ हो।